नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग यूपी पुलिस की मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करने वाले हैं। पहला प्रैक्टिस सेट हमने किया है दोस्तों, और इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया है दोस्तों। पिछले में जो परीक्षा हुआ था उसका क्वेश्चन है। इससे आपको अंदाज़ा यह लगेगा कि पिछला बार कैसा क्वेश्चन पूछा गया था, अब किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं दोस्तों। अगर आप अपनी तैयारी में चार चांद लगाना चाहते हैं, सिलेक्शन पाना चाहते हैं, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर लगाइए। तो आज हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट है, तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको अच्छा लगेगा, पसंद भी आएगा दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों, और लाइक और कर दीजिए, अपनी हाजिरी लगा दीजिए दोस्तों। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। यक्स के पास बैंक खाते में जमा राशि 100 रुपये 82 पैसे हैं। 74 रुपये 35 पैसे जमा करने और 50 रुपये 17 पैसे निकालने के बाद वह अपने बैंक जमा राशि से प्रत्येक 5 रुपये की कितनी चॉकलेट खरीद सकता है दोस्तों। देखिएगा, यक्स एक व्यक्ति है, इसके खाते में 182 पैसे हैं, मतलब 100 रुपये 82 पैसे हैं दोस्तों। अब इसने इस खाते में जमा कर दिया कितना, इस खाते में दोस्तों जमा कर दिया है यह 74 रुपये 35 पैसे। 74 रुपये 35 पैसे इसने अपने खाते में और जमा कर दिया। तो कितने हो गए, 5 2 7 8 3 11 दशमलव हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ से 4 1 5 7 1 175 रुपये 17 पैसे हो जाएंगे। जमा करने के बाद क्या, 74.35 पैसे जमा करने के बाद इतना पैसा हो गया। अब इसने क्या कर दिया दोस्तों, इसमें से इसने 50 रुपये 17 पैसे इसने निकाल लिए। इसमें से 50 रुपये 17 पैसे निकाल लिए, तो घटा दीजिए, कितना बचेगा, अब 0 0 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ से 7 में से 5 गया तो दोस्तों बचेगा 2, और यहाँ पर 1, यानी 125 रुपये उसके खाते में भी क्या है, बचे हैं। अब वो क्या कर दिया कि उसने प्रत्येक 5 रुपये की कितनी चॉकलेट खरीद सकता है। अब 125 रुपये के वह चॉकलेट खरीदना चाहता है। एक चॉकलेट का दाम है दोस्तों 5 रुपये, तो कितने चॉकलेट मिलेंगे, 5 से भाग दे दीजिए। 5 से भाग देंगे तो दोस्तों 25 बार में जाएगा, यानी उस व्यक्ति को 25 चॉकलेट मिलेंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 सही है, 25 चॉकलेट मिलेंगे। क्या इस बात में कोई दिक्कत परेशानी है, बताइए दोस्तों। आप सभी लोग बताइए, कमेंट करके बताइए, क्या आपको सवाल समझ में आया कि नहीं आया। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। यूपी पुलिस के जितने भी कैंडिडेट हैं, तैयारी कर रहे हैं, सभी लोग एक बार जुड़ जाइए दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता रहा हूं आप लोगों को, तो इसको इग्नोर नहीं करना है दोस्तों। चलिएगा, अगला क्वेश्चन देखिए। न्यूनतम संख्या क्या है जिसे प्रत्येक स्थिति में 12, 20 और 24 से विभाजित करने पर 8 शेष बचता है दोस्तों। वह न्यूनतम संख्या आपको बताना है जिसे आप 12 से, 20 से, 24 से भाग दें तो हर दशा में क्या शेष बचे, 8 शेष बचे दोस्तों। इस कंडीशन में इस सवाल जो दिया गया है, ऐसे सवाल में आपको क्या करना होता है, यहाँ पर 12, 20, 24 का निकाल लीजिए, यहाँ पर लघुत्तम यानी एलसीएम क्या होगा, एलसीएम दोस्तों। एलसीएम आप 24 को ही मान लीजिए कि इसका एलसीएम क्या है, 24 है। 24 का काम तो तमाम हो गया, काम खत्म। अब आइए 20 पर। 20 में क्या है दोस्तों, 5 चौको 20, तो इसमें 4 भी है 5 भी है। 24 में 4 है, 5 की कमी है, तो इसमें 5 का गुना कर दीजिए, 5 का गुना कर दिए, ठीक है। जिसकी कमी है उसका गुना कर दीजिए। 12 में 4 है 3 है, 24 में 3 भी है 4 भी है, बस यही इसका लघुत्तम हो गया। 24 गुना 5 यानी 24 पंजे 120, तो इसका लॉसव क्या हो जाएगा दोस्तों, 120। लॉसव क्या होगा, इसका लॉसव हो जाएगा दोस्तों 120। इसका लघुत्तम क्या होगा, 120। 12, 20, 24 का लॉसव क्या होगा, 120। उसने कहा जब भाग देते हैं तो 8 शेष बचता है। तो जब शेष बचता हो दोस्तों, तो आपको इसमें जोड़ना है उसको। 8 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 128। 128 देखिए, 120 एक ऐसी संख्या है जो 12 से भी कटेगा और 20 से भी कटेगा, 24 से भी कटेगा, लेकिन कह रहा है कि 8 शेष बचता है। 8 शेष बचने का मतलब इसमें 8 जब जोड़ेंगे तो जब आप 12 से भाग देंगे तो 8 शेष बचेगा,
20 से भाग देंगे तो 8 शेष बचेगा और 24 से भी भाग देंगे तो 8 शेष बचेगा। वो संख्या क्या हो जाएगी? 128 हो जाएगी दोस्तों। 128 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 2 में है। यह इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या इस बात में कोई दिक्कत है दोस्तों? चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिए, आपके सामने स्क्रीन पर यहाँ दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है दोस्तों, यदि 2x + 3 = 5x + 4 3:4 का त्रिगुणात्मक अनुपात है तो यक्स का वर्ग ज्ञात कीजिए दोस्तों। यक्स का आपको बताना है वर्ग क्या होगा। आइए समझते हैं। 2x + 3 इस 2 का मतलब होता है दोस्तों बटा, भिन्न, फ्रैक्शन। तो इसको लिख सकते हैं आप बटे में 5x + का 4, इतना लिख सकते हैं, इक्वल टू ये किसके त्रिगुणात्मक है? 3:3/4। ठीक है, त्रिगुणात्मक का मतलब इसका क्यूब। क्या हो जाएगा? इसका क्यूब। तो इसका क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 का क्यूब क्या होता है दोस्तों? 27। 3 का क्यूब 27 होता है। 4 का क्यूब दोस्तों 64 होता है दोस्तों। क्या होता है? 64। तो आपको तिर्यक गुना करना है। 64 का इधर गुना करिए और इसका इधर करिए। 64 का गुना करेंगे इसमें ऊपर, तो 2x + का 3 में जब 64 का गुना करिएगा तो यहाँ पर 64 इसमें भी होगा गुना, इसमें भी होगा, तो 64 दूना 128, 128 यक्स प्लस 64 तिया क्या हो जाएगा? 3 चौको 12 के 2 हासिल का 1, 3 छक 18 1 19 192 हो जाएगा दोस्तों। 192 बराबर 27 का गुना 5 में, तो 5 7 35 के 5 हासिल का 3, 5 दूना 10 3 13 135 हो जाएगा। 135 यक्स और प्लस का 27 दूना 54 दूना 108, 27 चौको 108। कोई दिक्कत? इसमें कोई दिक्कत है? चलिए यक्स वाले को एक साइड करिए, बिना यक्स वाले को एक साइड करिए दोस्तों। तो 128 यक्स माइनस 135 यक्स करेंगे प्यारे साथियों। इस यक्स वाले को एक साइड करिए ना, यहाँ से इसको उठाकर 135 को उठाकर इधर लेकर चले आइए, तो यहाँ हो जाएगा क्या चीज़? 128 माइनस 135, तो 28 7 35 माइनस का दोस्तों 7 यक्स हो जाएगा। क्या दिक्कत है इसमें कोई? माइनस का 7 यक्स होगा बराबर 192 को जब इधर लेकर आएंगे तो 108 माइनस 192 हो जाएगा। तो क्या बचेगा दोस्तों? यहाँ पर 12 में से दोस्त 8 जाएगा, बचेगा 4 और यहाँ पर हो जाएगा 8, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 8। कोई दिक्कत? माइनस बचेगा, माइनस हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल होगा प्यारे साथियों। 7 से काटेंगे तो 7 12 7 84, 12 बार में यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। यक्स का मान दोस्तों क्या हो जाएगा? 12। यक्स का मान क्या होगा प्यारे साथियों? आप लोग बताएंगे यक्स का मान क्या होगा? 12 होगा। लेकिन आपको क्या पूछा गया है आपसे? यक्स का वर्ग ज्ञात कीजिए। इसका मतलब 12 का स्क्वायर क्या होगा? तो 12 का स्क्वायर होगा दोस्तों 144। क्या होगा? 144 इसका बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर है। 144 इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आपने समझा है, सीखा है, और ऐसे सवाल दोस्तों जब आपके सामने आएंगे आप उसे फोड़े देंगे दोस्तों। कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यहां दिया गया है दोस्तों। एक बार सभी प्यारे साथी सवाल को आराम से पढ़ेंगे। एक छात्र एक परीक्षा में 85% अंक प्राप्त करता है। 4 विषयों में अंक 79, 81, 88 और 94 थे। 5वें विषय में छात्र के अंक ज्ञात कीजिए दोस्तों। देखिएगा 5 विषय हैं, हर एक विषय का पूर्णांक क्या है? 100 100 100 का है। हर एक विषय 100 100 का पूर्णांक है। तो 5 विषय का टोटल पूर्णांक कितना हो जाएगा? आप सभी प्यारे साथी बताएंगे। 5 विषय का टोटल पूर्णांक भैया 500 हो जाएगा। भाई एक विषय का पूर्णांक 100 है, 2 विषय दूसरे विषय का 100 है, यानी हर एक विषय का पूर्णांक कितना है? तो 100 100 100 है। तो पांचों विषय का टोटल पूर्णांक क्या होगा? 500 हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं होगा। अब 500 पूर्णांक में से दोस्तों 85% अंक इसने अर्जित कर लिया है, 85% इसने अंक निकाल लिया है पांचों विषयों में। तो यहाँ से देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल करेंगे और 5 का गुना 85 में करेंगे। 5 5 25 हासिल का 2, 5 8 40 2 42, यानी 425 अंक उसने टोटल 5 विषयों में प्राप्त किया है। क्या इस बात में कोई दिक्कत है आपको? बताइए, क्या इस बात में कोई दिक्कत है? यहाँ कह रहा है कि 5 विषय में 425 अंक अर्जित किया है, लेकिन 4 विषयों के अंक जो हैं यहाँ पर दे रखे हैं। कितने हो जाएंगे 4 विषय के टोटल अंक? जोड़ दीजिए सभी का। 79 + 81 + 88 + 94 करिए, कितना होगा यहाँ पर? देखिए भाई 9 + 1 10, 18 4 22 के 2 हासिल का 2, हासिल का 2 हो जाएगा दोस्तों। और 8 8 16, 16 और 7 23, 23 23 2 25, 25 और 9
34, 25 9 34, यानी 342 अंक टोटल इसने अर्जित कर लिए हैं। कितने में? 4 विषयों में। 5 विषय का अंक इतना है 425 और 4 विषय का अंक इतना है। तो बताइए भैया पांचवा विषय में कितना अंक पाया है? तो पांचवा विषय में कितना अंक पाया है घटा दीजिए। इन 5 विषयों के अंक में से 4 विषयों के अंक घटाइए, कितना हो जाएगा यहाँ पर? 5 में से 2 गया दोस्तों 3 बचेगा, और 12 में से 4 गया तो दोस्तों 8 बचेगा। यानी पांचवा जो विषय है उसमें 83 अंक इसने अर्जित किया है दोस्तों। 83 नंबर प्राप्त किया है पांचवें विषय में। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। क्या कोई दिक्कत है? 5 विषय में टोटल इसने प्राप्त किया है कितने नंबर? 425 नंबर, और 4 विषयों का यहाँ पर अंक दिया गया है। इनको जब जोड़ेंगे तो यह 342 नंबर हो जाएंगे दोस्तों। यानी 5 विषय का जो अंक है 4 विषय का अंक घटाएंगे उस तो निकल जाएगा पांचवा विषय में कितना नंबर वह पाया है, 83 नंबर पाया है। कोई दिक्कत की बात नहीं है प्यारे साथियों। बहुत ही यह सिंपल सवाल था, समझ में आया होगा आप लोगों को। अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से दिया गया है यहाँ पर दोस्तों। एक बार सभी लोग इस सवाल को पढ़ेंगे, बताइए क्या हो सकता है इसका उत्तर। कुछ वस्तुओं पर उनके क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित किया गया था। इस प्रकार की वस्तुओं एक को अंकित मूल्य पर 20% लाभ पर बेचा गया था और दूसरी को अंकित मूल्य पर 10% की हानि पर बेचा गया था। कुल प्रतिशत लाभ बताइए कितना है। कुल प्रतिशत लाभ दोस्तों आपसे पूछा गया है कितना है। एक बार सभी लोग इसका आंसर बताइए क्या होगा। प्यारे साथियों सभी लोग इसका आंसर करिए क्या होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। देखिए दोस्त, कहा है कुछ वस्तुओं पर उनके क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित किया गया। अगर हम कह दें कि भाई सीपी जो है यानी क्रय मूल्य जो है इसका वह 100 है। क्रय मूल्य क्या है दोस्तों? 100 है। तो आप सभी लोग जवाब देंगे क्या इसका एमपी कितना होगा, यानी इसका अंकित मूल्य क्या होगा? 25% अधिक 100 का 25% 25, यानी इसका अंकित मूल्य क्या हो जाएगा? 125 हो जाएगा दोस्तों। इस बात में कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। अब देखिए हुआ क्या है, अब इसको ये बेचता है अंकित मूल्य पर 20% के लाभ पर, यानी 125 का 20% के लाभ पर कोई वस्तु बेचा जाएगा दोस्तों। तो कितना बेचा जाएगा? 125 का 20% निकालिए कितना होगा भाई? 10% का 12.5 होगा, और 12.5 का 2 गुना करेंगे 25 हो जाएगा। यानी 25 रुपये ज़्यादा बेचेगा, 150 में बेचेगा, 150 में बेचेगा। इस बात में कोई दिक्कत? 125 का जब आप निकालेंगे, देखिए 125 का जब आप निकालेंगे कितना? 20% लाभ पर, यानी 20% लाभ का मतलब 120 रुपये में 120% पर बिकेगा। क्लियर? यहाँ से काट सकते हैं 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 4 से काट सकते हैं 4 तिया 12, 5 तिया 15 हो जाएगा 150 रुपये। 150 रुपये में दोस्तों बेचेगा 20% के लाभ पर। लेकिन एक बात और बोला है इसमें, इसने कहा है और अंकित दूसरी वस्तु को दोस्तों वह 10% हानि पर बेचता है अंकित मूल्य पर। तो अंकित मूल्य कितना है? 125 है। इसके 10% हानि पर भाई 125 रुपया इसका अंकित मूल्य है, 10% की हानि यानी वह 90% पर इस वस्तु को बेचेगा। ठीक है, 25 से काटिए, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 4 से काटेंगे यहाँ पर 4 दूना 8 बचेगा 2, 4 पंजे 20, 25 पंजे 125। सॉरी दोस्तों यहाँ पर कुछ गलती हो गया है, आप इसको 4 से काटेंगे 4 दूना 8 बचेगा 1, हो जाएगा दोस्तों 10, हो जाएगा दोस्तों क्या यहाँ पर 10। उसके बाद 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 बचेगा 2, हो जाएगा यहाँ पर 5, 2 बचेगा, 10 में लगाएंगे 20 हो जाएगा, 4 पंजे 20, यानी यह 5 गुणे 22.5 करिए कितना हो जाएगा? 5 पच्चीस 25 के 5 हासिल का 2 हो जाएगा यहाँ पर, 5 पच्चीस 25 के 5 हासिल का 2, और 5 दूना 10, 2 12 के 2 हासिल का 1, 5 दूना 10 1 11। यानी ये वस्तु कितना में बिकेगा दोस्त? तो यह वस्तु बिकेगा कितना में? 112.5 रुपये में, 112.5 रुपये में 10% की हानि पर दूसरी वस्तु बिकेगा। दूसरी वस्तु पर 10% की हानि पर बेच रहा है तो कितना बिक रहा है? 112.5 रुपये में बिक रहा है, 112.50। ठीक है, यानी 112.5 रुपये में दूसरी वस्तु बिक रहा है। जरा बताइए दोनों वस्तु मिलाकर कितना में बेचा गया? दोनों वस्तुओं को मिलाकर कितना में बेच दिया गया? भाई जोड़ दीजिए इसको, 0.5 हो जाएगा, 0.5 और यहाँ पर 2, 5 1 6 और यहाँ पर 1 1 2,
ये 262.50 रुपये में दोनों वस्तुओं को बेचा गया है। और दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या है? एक वस्तु का क्रय मूल्य दोस्तों अगर 100 रुपये है तो दो वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 2 से गुना कर दीजिए भाई, एक का 100 है, एक का 100 है, तो दोनों का क्या हो जाएगा? दोनों का क्रय मूल्य हो जाएगा दोनों का 200। ठीक है भाई, दोनों का क्रय मूल्य क्या होगा? 200 हो जाएगा। 200 का सामान था, 262 रुपये में दोस्तों बिक गया, तो क्या एक 62.50 का लाभ नहीं हो गया? यहाँ पर 62.50 का लाभ हो गया, 62.5 का लाभ हुआ। किस पर होता है लाभ? लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। तो क्रय मूल्य कितना है दोस्तों? 200 बटे 200 गुना 100 गुना 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 2 से काटेंगे तो 2 से काटिए, 31 दूना 62 हो जाएगा, और 5 को जब 2 से भाग देंगे तो 2 5 हो जाएगा, यानी 31.25 इसका राइट आंसर है दोस्तों। 31.25 किस में है? ऑप्शन नंबर 4 में है। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर है, 31.25। क्या दिक्कत है कोई इसमें? अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपके सामने दिया गया है। यहाँ पर 20% और 10% के दो क्रमिक छूट देने के बाद एक वस्तु 954 रुपये में बेचा गया, वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों वस्तु का अंकित मूल्य क्या मान लेते हैं? एमपी मान लेते हैं, मार्क प्राइस मान लेते हैं। इस पे दो क्रमिक छूट दिया गया 20%, तो 20% का छूट दिया, इसका मतलब 80% पर वह वस्तु बिका है। ठीक है भाई, और एक छूट और है 10%, इसका मतलब 90% पर वह वस्तु बिका है। 90% का मतलब 90/100। लेकिन ओवरऑल देखा गया तो कितने में बिका है वस्तु? 954 रुपये में बिका है। 954 के यह बराबर हो जाएगा। ठीक भाई, 954 के यह बराबर हो जाएगा। इसको काटिए, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है भाई, इसको आप 9 से काट दीजिए, 9 से काटेंगे, 9 एक कम 9, 9 छक्का 54। इसको जब 8 से काटिएगा, 8 एक कम 8, 8 एक कम 8 बचेगा। यहाँ पर दोस्तों आप इसको 4 से काट दीजिए, या 2 से काटिए, 2 से काटेंगे दोस्तों अगर, तो 2 से काटिएगा जब, तो 2 चौको 8 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 2 चौको 8 हो जाएगा, और 2 से काटेंगे, 2 5 10, 2 3 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत? बताइए, कोई दिक्कत? अब ये इसको हम 4 से काटिए, इसको 25 बार में कर जाएगा। यहाँ पर 25 बार में कर जाएगा, यानी एमपी का मान क्या हो जाएगा दोस्तों? एमपी का मान हो जाएगा 53 गुना 25, 53 गुना 25। चलिए गुना कर दीजिए इसका, 25 से 3 75 के 5 हासिल का 7, 25 पंजे 125, 125 प्लस 7, 100 क्या हो जाएगा यहाँ पर? 7 5 12 132, 132, यानी 1325 इसका राइट आंसर होगा। कितना होगा? 1325, ऑप्शन नंबर 1। 1325 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 1। कोई दिक्कत है दोस्तों? अगर कोई भी दिक्कत आपको है, नहीं समझ पा रहे हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए है दोस्तों, बिल्कुल फ्री है। आप कमेंट में कमेंट कर दीजिए दोस्तों, जिस सवाल में दिक्कत है उसको आप कमेंट करिए। जिस टॉपिक में दिक्कत है, जिस चैप्टर में दिक्कत है, कमेंट करिए दोस्तों, मैं उसको पढ़ा दूंगा, बता दूंगा कैसे उसको सवाल लगाने होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यहाँ दिया गया है दोस्तों। इसमें कहा गया है कि एक निश्चित मूलधन पर 10% ब्याज पर 2 वर्ष की अवधि के साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से 1 रुपये कम है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए दोस्तों। मूलधन ज्ञात करना है, यह आपसे पूछा गया है। ठीक है, मूलधन आपसे पूछा गया है दोस्तों। देखिए 1 रुपये कम होने का मतलब क्या है कि इन दोनों का अंतर 1 है। अंतर क्या है? 1 है, 1 रुपया अंतर है दोस्तों। CI और SI का अंतर कितना है? 1 रुपये है। हमने बताया 2 साल के लिए CI SI का अंतर का फार्मूला क्या होता है? D बराबर होता है दोस्तों, D बराबर PR का स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर। ये होता है 2 साल का फार्मूला अंतर निकालने का। D का मान 1, P का मान तो पूछा गया है, P का मान पूछा गया है, R का मान है 10, तो 10 का स्क्वायर के लिए हो जाएगा 100 बटे 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर। ठीक है, 100 का स्क्वायर कर देंगे, नीचे तो 100 का स्क्वायर है। अब यहाँ से देखिए ऊपर 100 है, नीचे 200 है, तो 100 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर P का मान क्या हो जाएगा दोस्तों? P का मान हो जाएगा 100। भाई 100 का जब 1 में गुना करेंगे तो P बराबर क्या हो जाएगा? 100। तो जो मूलधन है दोस्तों वह 100 रुपये है। कितना है भाई? 100 रुपये है, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन है भाई, देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। 10% की वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए 2000 रुपये के मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज
के बीच अंतर बताइए। चलिए दोस्तों, यहाँ पर मूलधन कितना है 2000, कितने समय के लिए 3 साल, 3 साल के लिए है। कितना परसेंट के हिसाब से 10%, 1/10, 10% का मतलब 1/10, ठीक है। 1/10 के हिसाब से 2000 का ब्याज पहला साल कितना लगेगा 200 रुपये। दूसरे साल में जाएंगे, दूसरा साल भी ब्याज लेगा इस 2000 पर 200 रुपये। दूसरा साल इस पहले वाले ब्याज के ऊपर भी ब्याज लेगा, तो 200 का 10% कितना हो जाएगा 20 रुपये, ठीक है। तीसरे साल में जब प्रवेश करेंगे दोस्तों, तो तीसरा साल भी इस 2000 पर तो ब्याज लेगा करेगा, लेकिन इस 2000 पर कितना ब्याज लेगा 10%, 200 रुपये। लेकिन इसके पहले जितने भी ब्याज मिले हैं उन सभी पर ब्याज लेगा, तो इस पर कितना 10%, इस पर 10% देना, इसका मतलब 20 रुपये यहाँ पर ब्याज लेगा। इस पर भी आपको लेगा ब्याज 20 रुपये ब्याज लेगा, और इस 20 पर भी आपसे ब्याज लेगा 10%, यानी कितना 2 रुपये। क्या पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर। तो ये जो हिस्सा है दोस्तों, ये जो हिस्सा है ये आपका अंतर होता है। ये क्या है CI माइनस SI होता है। क्या होता है दोस्तों CI माइनस का SI होता है। कितना हो जाएगा 20 20 40 20 60 2 62, 62 रुपये इसका अंतर होगा दोस्तों। किस ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर 2 में है, 62 रुपये अंतर है, ऑप्शन नंबर 2 सही है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पर दिया गया है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या कहा गया है, 3 पार्टनर XYZ ने लाभ साझा किया है। यदि कुल लाभ 3000 रुपये था, X का हिस्सा Z की तुलना में 400 रुपये कम है और Y का हिस्सा Z की तुलना में 200 रुपये कम है, तो XYZ का लाभ साझेदारी का अनुपात बताइए। एक बात बताइए दोस्तों, कितने लाभ का साझा किया गया है दोस्तों, कुल लाभ कितने मिले हैं 3000 रुपये। तो इन 3000 को बांटा गया है किस अनुपात में, यहाँ पर चारों विकल्प दिया गया है। देखिए इन चार, यहाँ पर जो तीनों को हिस्सा मिला है जिस अनुपात में, उन सभी उसके योग से यह 3000 कटना चाहिए। अब कौन सा ऑप्शन है जिसके हिस्सों का अनुपात जो जोड़ेंगे उससे वह 3000 कट जाए। अब देखिए यहाँ पर जोड़िए 2 3 5 4 9, 9 से 3000 कभी नहीं कटेगा दोस्तों, 9 से नहीं कटेगा, इसका मतलब ये तो ऑप्शन नहीं सही हो सकता है। यानी देखिए 5 4 9 3 12, 12 से भी 3000 नहीं कटेगा, ये भी ऑप्शन सही नहीं है। यहाँ पर आइए 6 4 10 5 15, 15 से 3000 बिल्कुल पूरा कटेगा, और यही इसका राइट आंसर है दोस्तों, यही इसका राइट आंसर। हल नहीं करना इसको, बस ऐसे दिमाग लगाने हैं। कौन सा ऑप्शन है जिसको जोड़ने पर ये 3000 को काट दें, तो बस एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर कौन, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3। अभी इसको भी चेक कर सकते हैं, 6 5 11, 11 7 18, 18 से भी दोस्तों 18 से भी 3000 नहीं कटेगा, तो भी नहीं सही है। बस एक ही ऑप्शन है, वही इसका बिल्कुल सही उत्तर है। कोई दिक्कत है। चलिए समय बचाना है तो दोस्तों आपको ऐसे दिमाग लगाने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक परिवार में 2 माता पिता और 3 बच्चे हैं। यदि माता पिता की औसत आयु 36 वर्ष है और बच्चे की औसत आयु 10 वर्ष है, परिवार की औसत आयु बताइए क्या होगा। परिवार की दोस्तों औसत आयु क्या होगा, यह आपसे पूछा गया है। माता पिता की औसत आयु क्या है, माता पिता का औसत आयु क्या है दोस्तों, माता पिता की औसत आयु क्या है 36 वर्ष है। तो माता पिता, तो योग क्या हो जाएगा इनका, इनका सम क्या हो जाएगा, इनका सम हो जाएगा 36 दूना 72, क्योंकि माता पिता 2 लोग हो गए। तो योग क्या हो जाएगा, योग औसत गुना संख्या 2 गुणे 36, तो 36 दूना 72, माता पिता का योग क्या हो जाएगा 72, उम्र का योग क्या हो गया 72 हो गया दोस्तों, ठीक है। और 3 बच्चे हैं, 3 बच्चों का औसत आयु क्या है 10 वर्ष, यानी हर एक बच्चा 10 साल का है। पहला बच्चा 1 2 और 3, इन तीनों बच्चों का योग क्या हो जाएगा, इन तीनों का योग हो जाएगा दोस्तों 30, इन तीनों का योग क्या हो जाएगा 30। परिवार की औसत आयु बताइए, परिवार में परिवार का टोटल योग क्या हो जाएगा उम्र का, तो 72 और 30 102, 102। परिवार में कितने सदस्य हैं, 2 माता पिता हैं, 3 बच्चे यानी 5 सदस्य हैं। 5 से काटिए, 5 दूना 10, 20 बार में जाएगा, दशमलव 5 चौको 20, 24.4 इसका राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2, 24.4। यानी परिवार का जो औसत आयु है कितना है 24.4 है दोस्त। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिए भाई।
अगला प्रश्न देखिए, 18 वस्तुओं को 15 रुपए के औसत मूल्य पर बेचा जाता है दोस्तों। 18 वस्तुओं को 15 रुपए औसत मूल्य पर क्या किया जाता है, तो बेचा जाता है। प्रत्येक 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं प्रत्येक 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 रुपये था। यदि लेन देन में कोई लाभ नहीं, कोई हानि नहीं, तो शेष 6 वस्तुओं में से प्रत्येक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए दोस्तों। जो शेष 6 वस्तु बच रहे हैं उनका क्रय मूल्य क्या होगा, यह आपसे पूछा गया है। एक बात बताइए दोस्त, इसमें एक लाइन कह दिया है, ना तो पूरे लेन देन में कोई प्रकार का लाभ नहीं है, कोई भी लाभ नहीं है। अगर दोस्तों लाभ नहीं है, अगर लाभ नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, जितने में वस्तु को खरीदा गया उतने में बेचा गया। यानी हम कह सकते हैं कि सीपी और एसपी दोनों आपस में क्या हैं, बराबर हैं। सीपी एसपी दोनों आपस में क्या है दोस्तों, बराबर हैं। इस बात में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसने कहा है कि पूरे लेन देन में कोई लाभ नहीं है। 10 रुपये का सामान आपने 10 में बेच दिया, कोई लाभ नहीं, कोई हानि नहीं। इसका मतलब क्या, जो सीपी है वही क्या है उसका एसपी, यानी एसपी और सीपी दोनों आपस में बराबर हैं। यही बात बोला गया है। अब सवाल को एक बार पढ़िए। 18 वस्तुओं को 15 रुपए की औसत मूल्य पर बेचा जाता है। तो यहाँ से हम ये देख लें भाई, इसका क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दोनों बराबर है, चाहे बेचिए या खरीदिए दोनों बात बराबर है। अगर हम कह दें कि 18 वस्तु को, हर एक वस्तु को 15 रुपये में, हर वस्तु का जो मूल्य है दोस्तों 15 रुपये है, तो इसका क्रय मूल्य क्या रहा होगा, क्रय मूल्य क्या रहा होगा, तो आप बताएंगे 18 गुना 15 क्या रहा होगा इसका मूल्य, क्रय मूल्य 18 गुना 15, 18 गुना 15 इतना इसका क्रय मूल्य भी था और इतने में ही वह बेचा जा रहा है। ठीक, यह बराबर हो जाएगा किसके, यह बराबर किसके हो जाएगा, 12 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है दोस्तों, 12 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है, हर एक वस्तु का दाम क्या है 16 रुपये, हर वस्तु का दाम क्या हो जाएगा 16 रुपये। और जो शेष वस्तु बच रहे हैं 6 वस्तु शेष बच रहे हैं, उन शेष वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है तो उसका हम हर एक वस्तु का क्रय मूल्य क्या मान लेते हैं, यक्स। तो 6 वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 6 गुना यक्स। इसी को हल कर दीजिए, 18 गुणे 15 करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 270, कितना होगा दोस्तों 270 हो जाएगा, बराबर 16 गुना 12 करिए 192 हो जाएगा, 192 और प्लस का 6 यक्स। ठीक है, 192 इधर जाएगा तो घट जाएगा, 270 माइनस 192 बराबर का 6 यक्स। ठीक, घटाइए, 10 में से 2 गया तो बचेगा 8, यहाँ से 16 में से 9 गया तो 9 7 16 7 बचेगा, बराबर का 6 यक्स। यानी 6 से काटिए, 6 कम 6, 6 3 18, यानी यक्स का मान दोस्तों क्या हो गया 13, यक्स का मान क्या हो गया 13 हो गया। अगर यक्स का मान 13 है दोस्तों तो पूछा क्या है गया है, यहाँ पर क्या पूछा गया है, वस्तुओं में से प्रत्येक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 6 जो शेष वस्तु बच रहे हैं 6 थी, उसमें से प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य हमने क्या माना है, यक्स रुपये माना है। यक्स का मान कितना है 13, तो इसका राइट आंसर क्या है 13 रुपये। इसका उत्तर सही क्या हो जाएगा 13 रुपये। ठीक है, 13 रुपये इसका बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखिए भाई, प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12 इसमें कहा गया है ए किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी 12 दिन में पूरा कर सकता है। सी कितने दिनों में कार्य को पूरा कर सकता है, यदि सभी मिलकर, तीनों मिलकर 3 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। अलग अलग काम कर रहे हैं ए और बी, जब तीनों मिलते हैं ए बी और सी, अगर ए काम करता है 8 दिन में तो बी काम करता है वही काम 12 दिन में, और जब तीनों लोग मिलते हैं दोस्तों तो वह 3 ही दिन में इस काम को समाप्त कर देते हैं। टोटल काम कितना है, दोनों का लघुत्तम, तीनों का लघुत्तम निकालिए। तीनों का लघुत्तम क्या हो जाएगा, तो तीनों का लघुत्तम दोस्तों 24 हो जाएगा। 8 3 24, 12 दूना 24 और 3 8 24, 8 बार में जाएगा। ठीक है, ये पूछा क्या गया है इसमें, सी कितने दिन में कार्य को पूरा करेगा, तो आपको सी की क्षमता चाहिए। एक यहाँ पर 24 कार्य है, सी की क्षमता क्या हो जाएगी, तो पहले सी की क्षमता निकालिए। ए का क्षमता 3, बी का क्षमता 2 और तीनों का क्षमता दोस्तों 8 है, और दोनों का मिलाकर ए और बी का मिलाकर 5 हो गया, तो इसका मतलब सी का कितना रहा होगा 3 हो रहा होगा। तो 3 की क्षमता से काम करेंगे 24 काम, तो 3 8 24, 8 दिन का समय लगेगा। 8 दिन में काम समाप्त कर देगा कौन, अकेले सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आपके सामने दिया गया है दोस्तों, प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर यहाँ पर 13 आपके सामने दिया गया है।
यात्रा पर जाने वाला एक व्यक्ति पहले 120 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा और अगले 12 किलोमीटर की दूरी को 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करता है। यात्रा की औसत चाल क्या है दोस्तों? औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कितना है? पहले 120 किलोमीटर, 120, फिर उसके बाद 12 किलोमीटर, ये टोटल क्या हो गया? दूरी हो गया। टोटल समय 120 किलोमीटर जाता है 60 के स्पीड से, 2 घंटा यहाँ पर समय लगेगा, प्लस 12 किलोमीटर जाता है 80 के स्पीड से, तो कितना समय यहाँ पर लगेगा? 12/80। काटेंगे अगर इसको हम लोग, 4 से काटिए, 4 तियाँ 12, 4 से काटिए 20 चौक 80, 20 बार में जाएगा, 20 दूना 40, 3 43, यानी यहाँ पर हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा यहाँ पर 132/43/20 होगा। 20 चला जाएगा यहाँ पर ऊपर, 20 चला जाएगा दोस्तों ऊपर, तो यहाँ पर 20 का गुना कर दीजिए, कितना बार में जाएगा यहाँ पर? देखिए 0, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 2 एकम 2, 26 40 भागा 43। 43 से भाग देना है दोस्तों, कितनी बार में जाएगा? 43 से जब भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा? 26 40 में भाग देना है 43 से, तो 6 बार जाएगा, 6 तियाँ 18, हासिल का 1, 6 24, 1 25, 6 बार में जाएगा दोस्तों। यानी शुरुआत तो 6 से होगा, यहाँ पर 7 वाला तो ऑप्शन नहीं हो सकता है। कितना बचेगा यहाँ पर? 14 में से दोस्तों 8 गया तो बचेगा 6, और इधर सब 0 हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। यहाँ से 0 उतारेंगे तो कितनी बार जाएगा? 1 बार। 6 के बाद 1 आएगा दोस्तों, 6 के बाद 1 आएगा, 6 के बाद 8 नहीं आएगा, 6 के बाद 9 नहीं आएगा, 6 के बाद 1 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 ही इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। क्लियर है? आगे चलते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन। 2 कारों की चालों का अनुपात दिया है 10:11। 2 कार हैं दोस्तों, एक कार ए है और एक कार हम मान लेते हैं बी है। दोनों कारों के चाल का अनुपात दिया गया है कितना? 10:11। 10:11। यदि पहली कार 10 घंटे में 500 किलोमीटर की दूरी तय करती है, 10 घंटा में 500 किलोमीटर कितना की चाल से चलती भैया? 500/10, यानी 50 का स्पीड है। पहली कार का इस चाल का अनुपात क्या है? 10। वास्तव में चाल क्या है? 50। 10 का मान 50 है, क्या गुना है दोस्तों? 5 गुना है, तो ये भी 5 गुना हो जाएगा, ये भी 5 गुना यानी 55। दूसरी कार का चाल क्या हो जाएगा? 55 हो जाएगा। 55 ऑप्शन नंबर किस में है भैया? ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 में दिया गया है, 55 इसका राइट आंसर है। दूसरी कार का चाल क्या है? 55 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15 आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि 9 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक गोले को 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक बेलन बनाने के लिए ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई बताइए दोस्तों। देखिएगा, गोले का आयतन बेलन का आयतन आपस में क्या होगा? बराबर होगा। जब कोई चीज़ पिघलाकर किसी दूसरे चीज़ को बनाते हैं तो उसका आयतन आपस में बराबर होते हैं। गोले का आयतन क्या होता है दोस्तों? 4/3 पाई r क्यूब। ये किसके बराबर हो जाएगा? बेलन के आयतन के। बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन क्या होता है दोस्तों? बेलन का आयतन होता है दोस्तों यहाँ पर 2 पाई r स्क्वायर एच। बेलन का आयतन होता है दोस्तों यहाँ पर पाई r स्क्वायर एच, पाई r स्क्वायर एच, पाई r स्क्वायर एच, पाई r स्क्वायर एच, ये होता है बेलन का आयतन। यहाँ से आप पाई से पाई कैंसिल कर देंगे, काट देंगे, तो क्या बचेगा यहाँ पर? 4/3 r क्यूब। r का मान क्या है? 9, तो 9 का क्यूब करिए, 9 गुना 9 गुना 9 बराबर, और इसको r1 मान लीजिए, इसको r2 मान लीजिए। इसका त्रिज्या क्या है? 3 सेंटीमीटर, तो 3 गुना 3, ऊंचाई h का मान निकालना है। यहाँ से देखिए 3 तिया 9, 9 से 9 कैंसिल, 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, 3 बार में कटेगा, 3 चौक 12 9 108, 108 मीटर ऊंचा है। मीटर नहीं, सेंटीमीटर में दिया गया है। ऊंचाई कितना है? 108 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 2। 108 सेंटीमीटर बेलन की ऊंचाई होगी दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने समझा होगा सवाल को। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया गया है दोस्तों। इसमें कहा गया है कि 6 से विभाज्य 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग और
11 से विभाज्य 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग का गुणनफल क्या ज्ञात कीजिए। पहले नंबर आप बताइए कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है। आप जवाब देंगे कितना, 1000। लेकिन ऐसी छोटी संख्या बताना है जो 6 से विभाज्य हो दोस्तों। तो 6 से विभाज्य सबसे छोटी संख्या आपको बतानी है, तो आप क्या करिए, इसमें 6 से भाग कर दीजिए। 6 से भाग करिए, 6 एकम 6, बचेगा क्या, यहाँ पर 4 हो जाएगा 40। 6 छवा के 36, बचेगा 4 हो जाएगा 40। 6 छवा के 36, बचेगा क्या दोस्तों, 4। क्या बचेगा, 4 बचेगा। अभी ये 4 और 6 का अंतर कितना है, 2। अगर इसमें अब 2 जोड़ देते हैं, 4 में अगर 2 जोड़ देते तो 6 से कट जाता। तो इसका मतलब जो छोटी से छोटी संख्या हो जाएगी वह क्या हो जाएगी, इसमें 2 जोड़िए तो 1002 हो जाएगा दोस्तों, 1002। 1002 ऐसी छोटी संख्या है 4 अंकों की जो 6 से विभाज्य है। इसी प्रकार यहाँ पर 11 से विभाज्य 5 अंकों की छोटी संख्या क्या हो जाएगा, छोटी संख्या 5 अंकों क्या हो जाएगा दोस्तों, 10,000। 11 से कटने वाली बताना है, तो 11 नवा 99, 99 1 100। फिर 11 यहाँ पर 0 हो जाएगा, 11 नवा 99, बचेगा क्या, 1। इसमें अगर 10 जोड़ देते हैं हम लोग, 10 जोड़ देते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, 11 से कट जाता है। भाई 11 और 1 का अंतर कितना है, 10। तो आप क्या करिए, इसमें 10 जोड़ दीजिए, इसमें 10 जोड़िए तो क्या हो जाएगा, 100 10, 100 10। अब कह रहा है कि इनके अंकों का योग का गुणनफल बताइए। इनके अंकों का योग क्या हो जाएगा, इसके अंक का योग क्या होगा, 1 2 3 3। इसके अंक का योग क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 1 2, यहाँ पर 2 हो जाएगा दोस्तों। भाई अब क्या करना है, 3 गुना आपको 2 करना है, 3 दूना क्या हो जाएगा 6। तो 6 इसका राइट आंसर है दोस्तों, 6 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 17, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर बताइए। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 5 ठी 9, 5 ठी 9। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा, 1 के बाद 3 जीरो होता है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। घटा दीजिए, 9 9 9 8 9, 98 999, 98 999 ऑप्शन नंबर 3। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 18 दोस्तों। एक कक्षा के बच्चों को निःशुल्क पुस्तकें वितरित की गईं। प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली पुस्तकों की संख्या बच्चों की संख्या का 1/8वां हिस्सा थी। यदि बच्चों की संख्या आधी हो तो प्रत्येक बच्चे को 16 पुस्तकें प्राप्त होंगी। ज्ञात कीजिए कुल कितनी पुस्तकें वितरित की गईं। आइए दोस्त यहाँ पर समझिए, हम मान लेते हैं टोटल बच्चे कितने हैं, हम मान लेते हैं दोस्तों कि टोटल बच्चे कितने हैं। तो टोटल बच्चे को हम मान लेते हैं इसमें यक्स बच्चे हैं। ठीक है, टोटल बच्चे यक्स हैं और हर एक बच्चे को कितने पुस्तक मिलते हैं, कुल बच्चों का 1/8वां हिस्सा। यानी पुस्तक कितना मिलता है हर बच्चे को, प्रत्येक बच्चे को पुस्तक कितना दिया जाता है, तो बताएंगे यक्स का 1/8वां हिस्सा मतलब यक्स/8, यक्स/8 पुस्तक दिया जाता है। ठीक है, हर एक बच्चे को यहाँ पर, प्रत्येक बच्चे को लिख लेंगे यहाँ पर, प्रत्येक बच्चे को कितने पुस्तक मिलते हैं, इतने। अगर हर एक बच्चे को 8/यक्स हर एक बच्चे को यक्स/8 पुस्तक मिलते हैं और कक्षा में कुल यक्स बच्चे हैं, तो कुल पुस्तक कितने बांटे गए, कुल पुस्तक कितने बांट दिए गए, यक्स गुना यक्स/8 यानी यक्स² 8 पुस्तकें बांटी गई। आगे कहा है कि यदि बच्चों की संख्या आधी हो जाए, अब बच्चे कितने हो जाएं दोस्तों, बच्चे कितने हो जाएं, बच्चों की संख्या आधी हो जाए, पहले बच्चे यक्स थे अब बच्चे क्या हो गए, यक्स/2 हो जाते हैं, यक्स/2 हो जाते हैं। तो हर एक बच्चे को 16 पुस्तकें दिए जाते हैं। तो टोटल पुस्तक कितना बांटा गया, अब कुल पुस्तक कितना पुस्तक कुल बांटा गया यहाँ पर, तो कुल पुस्तक बांट दिया गया कितना, यक्स/2 बच्चे हैं,
हर एक बच्चे को 16 पुस्तक मिलते हैं, तो टोटल पुस्तक कितने बांटे गए दोस्तों? 8 बार में जाएगा, 8 यक्स पुस्तक बांटे गए हैं। ये टोटल पुस्तक हैं, ये भी टोटल पुस्तक है और यहाँ पर ये भी टोटल पुस्तक है, कुल पुस्तक। दोनों जगह दोनों पुस्तक, कुल पुस्तक क्या है? बराबर है। पुस्तक तो बदलने वाला नहीं है, पुस्तक क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे, यानी यक्स स्क्वायर बटे 8 बराबर का 8 यक्स। यहाँ से आप यक्स से यक्स एक यक्स काट देंगे, तो यक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? तिरिया गुना करेंगे 8 का 8 में, तो 64 हो जाएगा। यक्स का मान दोस्तों 64 हो गया। यक्स का मान क्या हो गया? तो आप सभी लोग बताएंगे यक्स का मान क्या हुआ दोस्तों? 64। अगर यक्स का मान 64 है तो कुल कितने पुस्तक हैं? तो यक्स का मान चाहे आप यहाँ रखिए चाहे आप यहाँ रखिए, दोनों जगह से उत्तर सेम आएगा। इसमें रखिए, अगर यक्स का मान 64 है तो 8 यक्स का मान क्या हो जाएगा? 8 गुना 64, 8 गुना 64 क्या हो जाएगा? 8 चौको 32 के 2 हासिल का 3, 8 चौको 48, 3 51, 512। टोटल कितने पुस्तक वितरित किए गए हैं? 512 पुस्तक वितरित किए गए हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है दोस्तों, 512। क्लियर है? अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। यक्स एक इमारत की 11वीं मंजिल पर एक लिफ्ट पर चढ़ता है और प्रति मिनट 57 मंजिल की दर से ऊपर बढ़ता है। उसी समय वाई उसी इमारत की 51वीं मंजिल पर एक लिफ्ट पर चढ़ता है और प्रति मिनट 63 मंजिल की दर से नीचे उतरता है। यदि वे इन दरों पर यात्रा जारी रखते हैं तो किस मंजिल पर उनके रास्ते मिलेंगे दोस्तों? ये क्वेश्चन आपके सामने बहुत लाजवाब क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, हम मान लेते हैं कि टी टाइम तक समय को मान लेते हैं टी, समय को क्या मान लेते हैं दोस्तों? टी। तो 11वीं मंजिल से कहानी स्टार्ट होती है, ऊपर चलते हैं इसका मतलब प्लस कर दीजिए, ऊपर जाते हैं प्लस कर दीजिए, 57 की दर से चलते हैं दोस्तों, 57 की दर से टी टाइम में चलेंगे तो इतने मंजिल चलेंगे दोस्तों। ठीक है, ये मंजिल टोटल बराबर हो जाएंगे किसके? अगर हम 51वीं मंजिल से कहानी स्टार्ट करते हैं, नीचे चलते हैं, माइनस कर दीजिए, 63 की दर से काम करते हैं तो टी टाइम में इतना मंजिल हम लोग यहाँ पर चल जाएंगे। ठीक है, 51 में से जिसमें जो है टी नहीं है, 80 है दोस्तों, जिसमें टी नहीं है दोस्तों, बिना टी वाला एक साथ कर दीजिए और टी वाले को एक साथ कर दीजिए। यहाँ से 51 जब इधर लिख आएंगे तो हो जाएगा 40। क्या होगा दोस्तों? 40 बराबर 57 टी में से जब 63 टी घटाएंगे तो बचेगा क्या? यहाँ पर क्या बचेगा दोस्तों? बताइए क्या बचेगा? सॉरी, यहाँ पर घटेगा नहीं, क्योंकि 57 टी जो है इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, जुट जाएगा, माइनस से भी माइनस होगी, दोनों जुटेगा, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 57 और 63 जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा। क्या होगा? 120 टी हो जाएगा, 120 टी, 40 तियाँ 120, यानी टी का मान क्या हो जाएगा दोस्तों? 1/3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। आपसे पूछा गया है कि किस मंजिल पर उनके रास्ते मिलेंगे दोस्तों। चाहे आप टी का मान पहले में रखिए, इसमें रखिए, चाहे आप इसमें रखिए, दोनों वही चीज़ें हैं, वही मंजिल है जिसमें जब दोनों जगह आपस में मिलेंगे। ठीक है, तो आप टी का मान कहीं भी रख सकते हैं। अगर हम पहले में इसमें रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 11 प्लस का 57 गुणे टी का मान 1/3। ठीक है, 3 से काटेंगे तो 19 तियाँ 57, 19 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो 11 और 19 हो जाएगा 30। 30वीं मंजिल पर वे उनके रास्ते क्या हो जाएंगे? मिलेंगे। 30वीं मंजिल पर उनके रास्ते मिलेंगे और इसका ऑप्शन नंबर 2 इस बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। यहाँ रखेंगे तब पर भी आंसर आएगा, यहाँ रखेंगे दोस्तों तब पर भी आंसर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत परेशानी है तो आप लोग हमें बता सकते हैं दोस्तों। ये 19 क्वेश्चन है दोस्तों जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। जितने भी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं सभी लोग इस वीडियो को शेयर करिए दोस्तों। अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपका 19 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। फिर मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।